हेलो मित्रों, स्वागत है आपका फ्री लॉ एकेडमी में। मैं हूं आपका मित्र ईश्वर प्रजापति। सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और परिभाषाओं का अध्ययन पहले वीडियो में कर चुके हैं अपन। ये सीपीसी का पार्ट 2 है, जिसमें हम विचाराधीन वाद का सिद्धांत और पूर्व न्याय का सिद्धांत, रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस का सिद्धांत पढ़ेंगे। और इसी के साथ धारा 35 तक में जितनी भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसका भी अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। तो विलंब न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। तो धारा 10 है वाद का रोक दिया जाना या विचाराधीन न्याय का सिद्धांत या लंबित वाद का सिद्धांत, या इसी को अपन बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइस। डॉक्ट्रिन ऑफ सब जुडाइस भी इसी को। लंबित वाद का सिद्धांत में कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद का विचारण किसी विचारण में आगे कार्यवाही नहीं करेगा जिसमें विवाद विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के या उनके उत्तराधिकारियों के बीच किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सार्थः विवाद्यक हैं या विवाद हैं। ये बात करता है पूर्व न्याय का सिद्धांत कि जब किसी न्यायालय में पहले से ही कोई मामला लंबित है और उसी विवाद्यक विषय पर उन्हीं पक्षकारों के बीच कोई मामला या तो उसी न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में फिर संस्थित किया जाता है उसी विवाद्यक विषय पर, तो वह मामला उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी, उसकी सुनवाई रोक दी जाएगी। इसी को लंबित वाद का सिद्धांत या विचाराधीन न्याय का सिद्धांत कहते हैं, जो धारा 10 में वर्णित हैं। तो इसे एक बार और अपन लैंग्वेज से देख लेते हैं। क्या कहता है कि कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में आगे कार्यवाही नहीं करेगा जिसमें विवाद विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच या उनके उत्तराधिकारियों के बीच किसी पूर्वतन संस्थित वाद में प्रत्यक्षतः या तो डायरेक्टली या सारतः विवाद्यक हैं। कौन से न्यायालय में? तो ऐसा वाद या तो उसी न्यायालय में या भारत के किसी अन्य न्यायालय में जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है, या फिर भारत की सीमाओं से परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में जो केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है वैसी ही अधिकारिता रखता है। उसमें यदि कोई वाद पहले से लंबित है या सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई मामला लंबित है तो वह उस वाद को रोक दिया जाएगा। इसका स्पष्टीकरण कहता है कि विदेशी न्यायालय में किसी वाद का लंबित होना उसी वाद हेतु पर आधारित किसी वाद का विचारण करने से भारत के न्यायालयों को प्रभावित नहीं करेगा या रोकेगा नहीं। इस धारा के अधीन जो आदेश किया जाता है उसकी ना तो कोई अपील होगी, ठीक है, और ना ही पुनर्विलोकन होगा, लेकिन इसका पुनरीक्षण हो सकेगा, रिवीजन हो सकेगा इस आदेश का। नेक्स्ट पर चलते हैं। धारा 11 बात करती है पूर्व न्याय का सिद्धांत या रेस जुडिकाटा का सिद्धांत धारा 11 में है। तो कोई न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच या ऐसे पक्षकारों के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करता है। किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्यक रहा है जो ऐसे पश्चावर्ती वाद का या वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना गया है वो अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। ये धारा कहती है कि यदि कोई मामला किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय ने यदि कोई मामला विचारण किया है और उसमें अंतिम निर्णय दे दिया है तो उसी विवाद्यक विषय में कोई मामला किसी अन्य न्यायालय में संस्थित नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी को पूर्व न्याय का सिद्धांत कहते हैं। और पूर्ववर्ती वाद पद से ऐसे वाद का द्योतक है जो प्रश्नगत वाद के पूर्व ही विनिश्चित किया जा चुका है, चाहे वह उसके बाद ही संस्थित क्यों नहीं किया गया हो। तो ये स्पष्टीकरण कहता है कि कोई मामला पूर्ववर्ती वाद तब कहा जाएगा जिसमें डिसीजन पहले आ जाता है, वही पूर्ववर्ती वाद कहलाएगा।
इसी के साथ स्पष्टीकरण 4 आणविक प्रांग न्याय के सिद्धांत की बात करता है, जिसमें ऐसे किसी भी विषय के बारे में जो किसी ऐसे पूर्ववर्तीवाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, यह समझा जाएगा कि उसने यह ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः सार्थक विवाद्यक रहा है। स्पष्टीकरण 5 बात करता है कोई अनुतोष जो डिक्री द्वारा अभिव्यक्त रूप से नहीं दिया गया है नामंजूर कर दिया गया समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 7 इस धारा के उपबंध डिक्री के निष्पादन कार्यवाहियों को भी लागू होंगे। निष्पादन कार्यवाहियों को भी इस धारा के प्रावधान लागू होंगे। स्पष्टीकरण 7 बात करता है इसके बारे में। स्पष्टीकरण 8 में कहा गया है कि कोई मामला किसी ऐसे न्यायालय द्वारा विनिश्चित किया गया है जिसकी सीमित अधिकारिता है या जिसे अधिकारिता नहीं है, इसके बावजूद भी विनिश्चित किया गया है तो भी उस विवाद्यों पर पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा। यह बात स्पष्टीकरण 8 में कही गई है। प्रांग न्याय का सिद्धांत 3 रोमन सूत्रों पर आधारित है, जिसमें से प्रथम है इंटरेस्ट रिपब्लिकिया उट सिट फिनिस लिटियम। इंटरेस्ट रिपब्लिकिया उट सिट फिनिस लिटियम अर्थात यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। दूसरा रोमन सूत्र है नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो यूना इट एडम क्वाजा अर्थात किसी व्यक्ति को एक वाद हेतु के लिए दोबारा तंग नहीं किया जाना चाहिए, इसका अर्थ यह है। तीसरा रोमन सूत्र है कि रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ओक्यूपेटर, जिसका अर्थ है एक न्यायिक विनिश्चय को सही माना जाना चाहिए। ठीक है। प्रांग न्याय का सिद्धांत के 2 अपवाद हैं जो इस प्रकार हैं। प्रांग न्याय का सिद्धांत अंतर्वर्तीय आदेशों पर लागू नहीं होता है और प्रांग न्याय का सिद्धांत सभी रीट याचिकाएं जो संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन जारी की जाती हैं पर लागू हैं, लेकिन इसकी एक रीट अपवाद है जो कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसों में कही है। एक तो दरियाव सिंह बनाम स्टेट ऑफ यूपी AIR 1961 का केस है और GK डुडानी बनाम SD शर्मा AIR 1986 के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह विनिश्चय दिया है। इसी के प्रांग न्याय के सिद्धांत के समान ही प्रावधान CRPC में भी किया गया है और साक्ष्य अधिनियम में भी किया गया है और संविधान में भी किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 20(2) में भी इसी सिद्धांत को वर्णित किया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। और साक्ष्य अधिनियम की धारा 40 किसी वाद या विचारण के वारणात पूर्व निर्णय की सुसंगति के बारे में प्रावधान करती हैं और CRPC की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति पर जब तक वह दोषसिद्धि या दोष मुक्ति प्रवृत्त रहती है दोबारा आरोपित और दंडित नहीं किया जाएगा। तो ये पूर्व न्याय के समान ही सिद्धांत इन अधिनियमों में किया गया है। आगे चलते हैं अपन। धारा 12 अतिरिक्त वाद का वर्जन करती हैं। जहां वाद किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संस्थित करने से नियमों द्वारा प्रवारित हैं, वहां वह किसी ऐसे न्यायालय में जिसे यह संहिता लागू है कोई वाद ऐसे वाद हेतु के संबंध में संस्थित करने का हकदार नहीं होगा। संहिता ने किसी व्यक्ति को कोई अन्य वाद संस्थित करने से प्रवारित कर दिया है तो वह व्यक्ति वह पक्षकार कोई अन्य वाद संस्थित करने का हकदार नहीं होगा। तो कहाँ किन किन प्रावधानों के तहत CPC में किसी व्यक्ति को अतिरिक्त वाद संस्थित करने से प्रवारित किया गया है, रोका गया है? तो एक तो आदेश 2 नियम 2 के तहत यदि कोई वादी अपने वाद के संपूर्ण दावे को एक साथ सम्मिलित करना चाहता है, परंतु वादी को यह अधिकार है कि अगर वह चाहे तो उसके वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत लाने के लिए अपने दावे के किसी भाग का त्याग कर देता है, तो तब वह त्यागे गए भाग के लिए पुनः वाद संस्थित नहीं कर सकेगा। इसी के समान प्रावधान कोई व्यक्ति प्रवारित रहेगा वाद संस्थित करने के लिए आदेश 9 नियम 9 के तहत। वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर अगर वादी अनुपस्थित रहने के कारण यदि वाद खारिज कर दिया जाता है तो वहाँ वादी उसी वाद हेतु के संबंध में नया वाद लाने से वर्जित रहेगा। आदेश 22 नियम 9 आदेश 22 नियम 9 के बारे में, जहाँ वाद का आदेश 22 के अंतर्गत उपशमन हो जाता है या वह खारिज कर दिया जाता है, वहाँ कोई भी नया वाद उसी वाद हेतु के संबंध में नहीं लाया जा सकता है।
आदेश 23 नियम 1 में यदि वादी अपने वाद को उठा लेता है यानी विड्रॉल कर लेता है और नए वाद को संस्थित करने की अनुमति न्यायालय द्वारा उसे नहीं दी गई है तो वह उसी वाद हेतु को लेकर दूसरा वाद नहीं दायर कर सकता है। तो इन 4 आदेशों में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति वाद लाने से अतिरिक्त वाद लाने से वर्जित होगा। तो एक तो है आदेश 2 नियम 2, आदेश 9 नियम 9, आदेश 22 नियम 9 के तहत और आदेश 23 नियम 1 के तहत। आगे चलते हैं अपन। अब जो धाराएं आगे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए सिर्फ इनकी हेडिंग ही अपन देखेंगे और जहां आवश्यक होगा वहां उनके बारे में कुछ डिस्क्राइब भी हम यहाँ करते चलेंगे। तो धारा 13 बात करती है विदेशी निर्णय कब निश्चायक होगा। तो जब कोई विदेशी निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा दिया गया है तो वह निश्चायक माना जाएगा, सिवाय उसके कि जब वह गुणावगुण के आधार पर नहीं दिया गया हो या वह स्पष्ट रूप से किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन में दिया गया हो या ऐसे ही कुछ दशाओं में विदेशी निर्णय को छोड़कर सभी दशाओं में विदेशी निर्णय निश्चायक होगा। धारा 14 बात करता है कि विदेशी निर्णय के बारे में उपधारणा। जो कोई दस्तावेज विदेशी निर्णय की प्रतिलिपि होना अभिकथित है तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि वह विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति है। यह धारा 14 बात करती है। धारा 15 वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाएगा। तो हर वाद उस निम्नतम श्रेणी के सक्षम न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, निम्नतम श्रेणी के सक्षम न्यायालय में संस्थित किया जाएगा। 16 बात करती है वादों का वहाँ संस्थित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है। धारा 17 विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। जो कोई संपत्ति अगर विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित है तो वहाँ उन न्यायालयों में से किसी में भी वाद लाया जा सकेगा। धारा 17 बात करती है। धारा 18 में लिखा गया है कि जहाँ न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता अनिश्चित है, जहाँ न्यायालय की अधिकारिता निश्चित नहीं अर्थात अनिश्चित है, वहाँ वाद संस्थित करने का स्थान जहाँ अनिश्चितता का वर्णन करते हुए किसी भी न्यायालय में संस्थित किया जा सकेगा। धारा 19 शरीर और संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए वाद। शरीर और संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद वहाँ संस्थित किया जाएगा जहाँ दोष किया गया है या जहाँ प्रतिवादी निवास करता है। धारा 20 में आते हैं अपन। धारा 20 बात करती है अन्य वाद वहाँ संस्थित किए जाएंगे जहाँ वाद हेतु पैदा हुआ या प्रतिवादी निवास करता है। 21 अधिकारिता के बारे में आक्षेप के बारे में कहा गया है कि जहाँ भी कोई व्यक्ति अधिकारिता के आक्षेप के आधार पर डिक्री के विरुद्ध आक्षेप करता है, अपील करना चाहता है या उस पर आक्षेप करना चाहता है, प्रतिरोध करना चाहता है, तो वहाँ वह आक्षेप सर्वप्रथम अवसर पर करेगा और जहाँ तक हो सके विवाद्यों की विरचना करते समय या उससे पूर्व अधिकारिता के बारे में आक्षेप कर देगा। अब धारा 21A वाद लाने के स्थान के आधार पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन के बारे में 21A बात करती है। धारा 22 बात करती है जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति। जहां कोई वाद एक से अधिक न्यायालय में संस्थित किया जा सकता है, एक से अधिक न्यायालयों को किसी वाद को सुनवाई की अधिकारिता है, वहां यदि कोई वाद एक न्यायालय में संस्थित कर दिया गया है और प्रतिवादी उसे किसी अन्य न्यायालय में अंतरित कराने के लिए आवेदन करता है तो न्यायालय उससे उस वाद को अन्य न्यायालय में अंतरित कर सकेगा धारा 22 के तहत। तो इस प्रकार अंतरित के लिए आवेदन किस न्यायालय में किया जाएगा इसके बारे में प्रावधान धारा 23 में किया गया है कि किस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। तो यदि वो अधिकारिता रखने वाले दोनों न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं तो आवेदन उस अपील न्यायालय में किया जाएगा, या यदि विभिन्न अपील न्यायालयों के अधीन होते हुए एक ही उच्च न्यायालय के अधीन है तो आवेदन उस उच्च न्यायालय में किया जाएगा, या विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीन है तो उस न्यायालय में आवेदन किया जाएगा जिसकी अधिकारिता के अधीन सर्वप्रथम वाद लाया गया है। अब धारा 24 बात करती है अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति के बारे में, और धारा 25 अंतरण और प्रत्याहरण के बारे में उच्चतम न्यायालय की शक्ति के बारे में प्रावधान करती हैं। धारा 26 वाद का संस्थित किया जाना, वादों का संस्थित किया जाना। तो हर वाद पत्र को उपस्थित करके यानी कि प्लेंट द्वारा संस्थित किया जाएगा। वादों के बारे में अपन अध्ययन आदेश 6-7 के में करेंगे। तो हर वाद पत्र को उपस्थित करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा कि विहित किया जाए संस्थित किया जाएगा।
ऐसे अन्य प्रकार से जैसा कि विहित किया जाए संस्थित किया जाएगा। उपधारा 2 बात करती है हर वाद में तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। ठीक है, तो वाद पत्र को उपस्थित करके या ऐसे अन्य प्रकार से जैसा कि विहित किया जाए संस्थित किया जाएगा, और हर वाद में वाद पत्र में तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित करने होंगे। ठीक है, तो ये क्लोज 2 1999 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और आगे चलते हैं। प्रतिवादियों को समन के बारे में धारा 27 बात करती हैं। प्रतिवादियों पर समन की तामील वाद संस्थित किए जाने के 30 दिन के भीतर करनी होगी। धारा 28 बात करती है जहां प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहां समन की तामील। धारा 29 विदेशी समनों की तामील के बारे में बात करती है। और धारा 30 बात करती है प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। तो ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, न्यायालय किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या प्रेरणा से, न्यायालय या तो पक्षकार के आवेदन पर, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से, यानी कि वह स्व मोटो ही ऐसे आदेश कर सकेगा जो परिप्रश्नों के परिधान और उनका उत्तर देने से, दस्तावेजों और तथ्यों की स्वीकृति से और दस्तावेजों अन्य भौतिक पदार्थों के जो साक्ष्य रूप में पेश किए जाने योग्य हों, प्रकटीकरण, निरीक्षण, पेश किए जाने और लौटाए जाने से संबंधित सभी विषयों के बारे में आवश्यक और युक्तियुक्त हों, ऐसा आदेश न्यायालय दे सकेगा। नेक्स्ट धारा 31 बात करती है साक्षी को समन के बारे में। तो धारा 27, 28 और 29 के जो भी उपबंध साक्ष्य देने या दस्तावेजों या अन्य भौतिक पदार्थों को पेश करने के लिए समनों को भी लागू होंगे। जो साक्षी को जो पक्षकारों के संबंधित हैं वो साक्षी के संबंध में भी लागू होंगे, वैसे ही ये बात धारा 31 करती है। अब देखते हैं धारा 32 व्यतिक्रम के लिए शास्ति का वर्णन करती है। न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके नाम धारा 30 के अधीन समन निकाला गया है हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा। ठीक है, उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाल सकेगा, उसकी संपत्ति को कुर्क कर सकेगा या उसका विक्रय कर सकेगा, उसके ऊपर 5,000 से अनधिक का जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा, या डी बात करता है कि उसे आदेश दे सकेगा कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे और व्यतिक्रम करने पर सिविल कारागार में सुपुर्द कर सकेगा। ये धारा 34 में कहा गया है कि व्यतिक्रम करने के लिए क्या क्या शास्ति दी जा सकेगी। तो किसी व्यक्ति को किस प्रकार विवश किया जा सकेगा हाजिर होने के लिए, तो उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है, उसकी संपत्ति को कुर्की और विक्रय किया जा सकता है, उसके ऊपर 5,000 रुपये से अनधिक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है और उसे आदेश दिया जा सकता है कि वह अपनी उपसंजाति के लिए प्रतिभूति दे और व्यतिक्रम करने पर सिविल कारागार में उसे भेजा जा सकता है। धारा 33 बात करती है निर्णय और डिक्री। न्यायालय मामले की सुनवाई कर लेने के पश्चात निर्णय सुनाएगा और निर्णय के अनुसरण में डिक्री होगी। ठीक है, अब इसके धारा 34 बात करती है ब्याज या इंटरेस्ट के बारे में कि किस दर से ब्याज लगेगा डिक्री पारित करने से उसका निष्पादन होने तक। और धारा 35 बात करती है खर्चे के बारे में। तो ये वीडियो अपना यहीं तक था। कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।